प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एचआर सर के यूट्यूब चैनल पर हमेशा प्रमाणिक क्लास हम आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं, प्रमाणिक क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। इसी कड़ी में आज की जो हमारी क्लास होगी वह क्लास है समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में हम वो नॉलेज आपको बताएंगे जो शायद आप लोग नहीं जानते हैं। इसलिए जो भी गंभीर विद्यार्थी हैं वो इस क्लास को ध्यान से सुने। जिनको चटक पटक और चैनल पे चाहिए वे इस क्लास को छोड़ दें। इस क्लास में सिर्फ प्रमाणिक विद्यार्थी इस क्लास को सुनेंगे और प्रमाणिक नॉलेज आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। टॉपिक है अपना समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। देखिए, समुद्रगुप्त जो था उनके बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं। गुप्त साम्राज्य का सबसे महान शासक इसको कहा जाता है। बहुत सारे इतिहासकार हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं उनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में डॉक्टर विंसेंट स्मिथ जो थे, डॉक्टर स्मिथ ने क्या कहा कि समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास का एक अत्यंत गुण संपन्न एवं महत्वपूर्ण सम्राट था। समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहा जा रहा है डॉक्टर एवी स्मिथ के द्वारा कि समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गुण संपन्न सम्राट था। किसने कहा? डॉक्टर एवी स्मिथ ने समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त को डॉक्टर एवी स्मिथ ने ही भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। भारत का नेपोलियन कहा किसने? एवी स्मिथ ने। स्मिथ ऑप्शन में आता है, तो स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। नेपोलियन तो एक युद्ध में तो कम से कम हार गया था, वाटरलू की लड़ाई में, लेकिन समुद्रगुप्त के बारे में यह कहा जाता है कि वह ऐसा शासक था जो कभी भी युद्धों में नहीं हारा था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात भी आप ध्यान में रखेंगे कि समुद्रगुप्त जो था उसको भारत का नेपोलियन कहा था किसने? एवी स्मिथ ने। कौन सी बुक में कहा था? तो उस बुक का नाम था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन सी बुक थी? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एवी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। बुक का नाम था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एवी स्मिथ की ये बातें थी समुद्रगुप्त के बारे में। आगे देखिए, और एक इतिहासकार हैं डॉक्टर आर डी बनर्जी। डॉक्टर आर डी बनर्जी की एक बुक है द एज ऑफ इंपीरियल गुप्ट्स। द एज ऑफ इंपीरियल गुप्ट्स के बारे में, ठीक है। इस बुक में आर डी बनर्जी कहते हैं कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। क्या कहते हैं? कि समुद्रगुप्त जो था वह गुप्त वंश का एक महान शासक था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान शासक था। किसने कहा? आर डी बनर्जी ने कहा। कौन सी बुक थी आर डी बनर्जी की? द एज ऑफ इंपीरियल गुप्ट्स। द एज ऑफ इंपीरियल गुप्ट्स, ठीक है। तीसरा इतिहासकार देखिए वो क्या कहते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। अपन समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि इतिहासकारों का समुद्रगुप्त के बारे में क्या मत है। इतिहासकारों का समुद्रगुप्त के बारे में क्या मत है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। डॉक्टर आर डी बनर्जी, आर एस त्रिपाठी क्या कहते हैं? डॉक्टर आर एस त्रिपाठी कहते हैं कि इसकी बुक में, कौन सी बुक है? हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर एस त्रिपाठी की बुक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में क्या कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपनी सफलताओं से अपने पिता द्वारा अपने चयन को प्रमाणित कर दिया। समुद्रगुप्त ने युद्धों में जितनी सफलताएं समुद्रगुप्त ने प्राप्त की, उन सफलताओं से उसने ये प्रमाणित कर दिया कि उसके पिता ने उसका जो चयन किया था शासक बनने के लिए वही सही था। उसको प्रमाणित किया समुद्रगुप्त ने। कौन कह रहा है ये? आर एस त्रिपाठी जी कह रहे हैं। आर एस त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त ने अपनी सफलताओं से अपने पिता द्वारा अपने चयन को प्रमाणित किया, ठीक है। डॉक्टर आर सी मजूमदार चौथे नंबर के जो इतिहासकार हैं वो क्या कह रहे हैं? द क्लासिकल एज, बुक का नाम है। आर सी मजूमदार की बुक द क्लासिकल एज में क्या कहा है समुद्रगुप्त के बारे में? ध्यान से सुनेंगे। इसमें संदेह नहीं है कि समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व महान, प्रभावक व अद्वितीय था। इसमें संदेह नहीं है कि समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व जो था महान, प्रभावी
वह अद्वितीय था। उसने भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। उसने भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। किसने किया? वही समुद्रगुप्त ने। कौन कह रहा है? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। द क्लासिकल एज बुक क्या है? द क्लासिकल एज है। उसमें कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व महान, प्रभावी व अद्वितीय था तथा इसने भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। ठीक है। और देखिए इतिहासकार नंबर 5 डॉक्टर राजबली पांडे क्या कहते हैं समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त का जो आदर्श था, जो भारतीय पारंपरिक जो क्षत्रिय थे उनका पारंपरिक आदर्श जो था वही ही समुद्रगुप्त का आदर्श था। क्या आदर्श था उनका? कि दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण। भारत का राजनीतिक एकीकरण करना और दिग्विजय का मतलब चारों दिशाओं में विजय हासिल करना, यह भारतीय क्षत्रियों का पारंपरिक जो उद्देश्य था वह ही किसका था? समुद्रगुप्त का पारंपरिक उद्देश्य था। क्या था? दिग्विजय एवं भारत का राजनीतिक एकीकरण। दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण। तो अब ध्यान से सुनते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। डॉक्टर मुखर्जी की बुक है एक, डॉक्टर द गुप्त एम्पायर। डॉक्टर मुखर्जी की जो बुक है द गुप्त एम्पायर, उसमें क्या लिख रखा है कि 100 युद्धों के विजेता समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा से संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। क्या बात है। देखिए द गुप्त एम्पायर, ये किसकी बुक है? डॉक्टर मुखर्जी की बुक है। क्या लिखा है? 100 युद्धों के विजेता समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा से संपूर्ण भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसका मतलब क्या है? इतने इतिहासकार समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी बातें आप लोगों को बता रहे हैं, काफ़ी उनके कहावतें हैं। उनसे अपने को क्या लग रहा है, उनके कथनों से अपने को क्या लग रहा है कि समुद्रगुप्त वास्तव में एक महान साम्राज्य का मालिक था। उन्होंने कई युद्ध जीते थे, उन्होंने कई विजय प्राप्त की थी। अब कौन कौन सी विजय समुद्रगुप्त ने प्राप्त की, उनके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनते जाइए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के मत जानने के पश्चात अपने दिमाग में एक प्रश्न आता है कि समुद्रगुप्त ने ऐसी कौन कौन सी विजय हासिल की जिसके कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। तो उन विजयों के बारे में हम क्रम से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में? समुद्रगुप्त की जो प्रथम विजय है वह कौन सी? उत्तरी भारत पर विजय। समुद्रगुप्त की उत्तरी भारत पर विजय। तो देखिए उत्तरी भारत जो था उस समय आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? आर्यावर्त। और इस आर्यावर्त पे 2 आक्रमण किए समुद्रगुप्त ने। तो एक तो इन दोनों आक्रमणों की हम चर्चा करेंगे, प्रथम आक्रमण और द्वितीय आक्रमण। ठीक है। पहले अपन देख लेते हैं प्रथम आक्रमण पर। प्रथम आक्रमण की बात करने से पहले मैं आप लोगों को यह समझा देता हूं कि आर्यावर्त कौन सा क्षेत्र कहलाता था। तो आर्यावर्त में मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति क्या कहती है आर्यावर्त के बारे में कि उस समय जो आर्यावर्त प्रदेश जो था वह उत्तर में तो हिमालय से घिरा हुआ था, उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ था, और दक्षिण में वह विंध्याचल पर्वतमाला से घिरा हुआ था। विंध्याचल पर्वतमाला से घिरा हुआ था। पश्चिम में पश्चिमी समुद्र था और पूर्व में पूर्वी समुद्र था। ठीक है। तो अपन यूँ कहेंगे कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला, पश्चिमी समुद्र व पूर्वी समुद्र के बीच का जो क्षेत्र था वह आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है। अब आर्यावर्त के बारे में जानने के पश्चात हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि समुद्रगुप्त क्या उसने विजय अभियान किस प्रकार से शुरू किया। तो देखिए समुद्रगुप्त जो था वह युद्ध के लिए निकलता है और सर्वप्रथम उसने मन बनाया किसके ऊपर आक्रमण करने का? पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का। समुद्रगुप्त जो था वह पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना चाह रहा था। अपन मैं इस प्रकार से लिख दूं, यहाँ समुद्रगुप्त को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वह किसके ऊपर आक्रमण करने के लिए मन बनाया? पाटलिपुत्र पर। क्योंकि समुद्रगुप्त का मुख्य उद्देश्य यह था दिग्विजय और भारत का राजनीतिक एकीकरण। वह पूरे पृथ्वी को, पूरे भारत को जीतना चाहता था और
वो भारत का राजनीतिक एकीकरण करना चाहता था, इसलिए इन्होंने शुरुआत कर दी कि पाटलिपुत्र पर पहले विजय हासिल की जाए। तो वह पाटलिपुत्र पर विजय करने के लिए निकल पड़ा। पाटलिपुत्र का उस समय शासक था कोटकुल। कौन था? कोटकुल। लेकिन जैसे ही ये पाटलिपुत्र पर विजय करने के लिए निकल रहे थे, इनके पीछे से दो अटैक हो गए, पीछे से आक्रमण करने लगे। दो राजा आ गए इससे लड़ने के लिए। एक तो बरेली का शासक था, एक तो बरेली का शासक और दूसरा पद्मावत का शासक। एक तो बरेली का शासक था और दूसरा पद्मावत का जो शासक था, उन्होंने समुद्रगुप्त पर पीछे से आक्रमण कर दिया। भाई, बरेली का शासक का नाम था अच्युत। बरेली के शासक का क्या नाम था? अच्युत था। और पद्मावत के शासक का नाम क्या था भाई? नागसेन। कहने का मतलब क्या हुआ कि समुद्रगुप्त पर पीछे से आक्रमण कौन से दो शासकों ने किया? प्रश्न बन सकता है। आप लोगों से पूछ ले कि जब समुद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तो वे कौन से दो शासक थे जिन्होंने समुद्रगुप्त पर पीछे से आक्रमण किया? तो आप बताएंगे अच्युत व नागसेन। ये दो शासक ऐसे थे जिन्होंने समुद्रगुप्त पर पीछे से आक्रमण कर दिया। अच्युत कहाँ का शासक था? अच्युत बरेली का शासक था। और नागसेन कहाँ का शासक था? नागसेन पद्मावत का शासक था। अपन बात कर रहे हैं उत्तरी भारत पर समुद्रगुप्त के प्रथम आक्रमण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब समुद्रगुप्त क्या सोच रहा है? भाई, पीछे से कोई आक्रमण कर दे तो पहले पीछे वालों को खत्म करेंगे। तो पहले इन्होंने इन दोनों पर अटैक किया और इन दोनों को पराजित कर दिया। ठीक है, इन दोनों को पराजित कर दिया, इनकी इंसल्ट हो गई दोनों की, ये लौट गए। आ गई बात समझ में? इनको पराजित करने के पश्चात इसने वापस पाटलिपुत्र पर निकल पड़ा, वापस पाटलिपुत्र पर अटैक करने के लिए। और पाटलिपुत्र के कोटकुल शासक को हराकर अपनी राजधानी इसने घोषित कर दी। क्या? पाटलिपुत्र। समझ गए कि राजधानी कौन सी घोषित कर दी? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ये एक बहुत महान विजय थी। किसकी? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की एक बड़ी महान विजय थी। इस विजय के बारे में डॉक्टर राजबली पांडे क्या कहते हैं? एक इतिहासकार डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर राजबली पांडे ये कहते हैं कि पाटलिपुत्र पर विजय, याद रखना ये बातें जो हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं। पाटलिपुत्र पर विजय गुप्त इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। गुप्त इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। गुप्त इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। किसने कहा? डॉक्टर राजबली पांडे ने कहा। किसके अनुसार? डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार। डॉक्टर राजबली पांडे क्या कहते हैं कि पाटलिपुत्र पर विजय गुप्त इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। शुरुआत हो गई है किसकी? समुद्रगुप्त के विजय की। किस प्रकार से? कि समुद्रगुप्त ने मन बनाया पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का, लेकिन पीछे से दो ललकार लेते हैं उसको। कौन कौन? एक तो अच्युत और दूसरा नागसेन ललकारते हैं कि आज समुद्रगुप्त पहले हमसे युद्ध कर। तो अच्युत था बरेली का और नागसेन था पद्मावत का। ठीक है, इन दोनों को जब समुद्रगुप्त ने के कानों में यह ध्वनि गई, तो कान जो ध्वनि जब योद्धा के पास ये पूछती है कि पहले हमारे से युद्ध कर, तो वह उसकी शक्ति और 4 गुना हो जाती है। तो जैसे इन्होंने सुना, पीछे बैक हुआ और उसके ऊपर अटैक कर दिया और बरेली व पद्मावत को हरा दिया। इसके बाद वह पाटलिपुत्र पर अटैक करने के लिए जाता है और पाटलिपुत्र को अपने अधीन कर लेता है, कोटकुल को हरा देता है और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी घोषित कर देता है। तो ये थी उत्तरी भारत पर या आर्यवर्त पर आक्रमण की या विजय की प्रथम आक्रमण की कहानी। अब हम बात करेंगे आर्यव्रत पर द्वितीय आक्रमण। बहुत खास बात है, ध्यान से सुनेंगे और मजा आएगा पढ़ने में कि जो आर्यव्रत जो था या उत्तरी भारत पर द्वितीय आक्रमण किया समुद्रगुप्त ने। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? आर्यव्रत पर द्वितीय या दूसरा आक्रमण। आर्यव्रत समझ गए, दूसरा आक्रमण। आप ध्यान में रखेंगे कि आर्यव्रत पर दूसरा आक्रमण क्यों करना पड़ा इसको, कि जो अच्युत व नागसेन थे, देखो दो शासक थे, बरेली के और एक तो और दूसरा पद्मावत का, दो शासक थे। बरेली का शासक था अच्युत, जो हार गया था प्रथम आक्रमण के समय। अच्युत और पद्मावत का शासक था नागसेन। बताया पहले हमने आपको कि बरेली का शासक कौन था? अच्युत और
पद्मावत का शासक कौन था? नागसेन। ये दोनों अपनी हार का या पराजय का बदला लेना चाहते थे, पराजय का बदला। हार गया था, लेकिन ये फिर से समुद्रगुप्त को हराना चाहते थे कि यार समुद्रगुप्त ने हमारे को हरा दिया, हम वापस उनको, अब वो भी क्षत्रिय थे, वो भी राजा थे, आखिर उनके मन में भी तो था कि हमारे को हरा दिया, हम अपनी प्रजा को क्या मुंह है दिखाएंगे। तो फिर उन्होंने वापस से जीतने का निश्चय किया। अपनी हार का बदला लेने के लिए इन्होंने 7 अन्य नागवंश के जो राजा थे उनके साथ एक ग्रुप बना लिया। 7 नागवंश के राजाओं को साथ कर लिया। इन नागवंश के 7 राजाओं, 7 शासक, नागवंश के कितने शासक? 7 शासकों के साथ मिलकर के एक 9 राजाओं का समूह बनाया। ठीक है, 9 राजाओं का समूह है। क्या ये प्लान बना रहे हैं कि हम 9 के 9 मिलकर के समुद्रगुप्त को ठोकेंगे, समुद्रगुप्त को मारेंगे, समुद्रगुप्त को काटेंगे। ये कौन बना रहा है? वही नागसेन है, अच्युत है, अन्य 7 राजाओं के साथ मिल जाते हैं। ये 7 राजा कौन से वंश के हैं? नागवंश के 7 राजाओं के साथ मिलकर के ये क्या करते हैं? किसको हराने की सोचते हैं? समुद्रगुप्त को हराने की सोचते हैं। ठीक है, तो 9 राजाओं का जब संघ बना, तो 9 राजाओं का समुद्रगुप्त के जब विरुद्ध जब गुट बना, तो जो दक्षिणापथ पर इस समय क्या था, इसके अंतराल में समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय भी कर लिया था, दक्षिणापथ दक्षिण भारत पर भी जीत हासिल कर ली थी। तो दक्षिणापथ पर से लौटते ही, जब दक्षिणी भारत पर विजय करके लौटे थे समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को आर्यावर्त पर दोबारा आक्रमण करना पड़ा। जैसे ही इन्होंने अपने विरुद्ध, समुद्रगुप्त ने देखा कि मेरे विरुद्ध 9 राजा एक साथ हो रहे हैं, यार कौन से 9 राजा हैं? अरे वो एक तो अच्युत है और दूसरा नागसेन है। अच्युत और नागसेन के साथ 7 अन्य नागवंश के राजा भी शामिल हो गए हैं और वो समुद्रगुप्त को हराने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्रगुप्त को वापस, यानी कि मेरे को वापस मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को समुद्रगुप्त ने सोचा। तो दक्षिणापथ विजय से लौटते ही इन्होंने वापस फिर से आर्यावर्त पर दूसरी बार आक्रमण कर दिया और 9 राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। समुद्रगुप्त ने जैसे ही सोचा कि 9 राजा इसके विरुद्ध एकजुट हो रहे हैं, वह देखिए दक्षिणापथ से लौटते ही, दक्षिणापथ का मतलब है दक्षिणी भारत, दक्षिणापथ से लौटते ही इन्होंने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया भाई? दक्षिणापथ से लौटते ही इन्होंने किस पर आक्रमण कर दिया? इन 9 राजाओं पर आक्रमण कर दिया, आर्यावर्त पर दूसरा आक्रमण कर दिया और इन 9 राजाओं को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारना, 9 के 9 राजाओं को मौत के घाट उतार दिया, 9 राजाओं को मार दिया। किसने? समुद्रगुप्त ने दिया। दक्षिणावर्त से लौटते ही मौत के घाट उतार दिया और इस नीति को, मौत के घाट, उनको मारने की जो नीति थी समुद्रगुप्त की, उसको प्रयाग प्रशस्ति में प्रस्पोद्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्पोद्रण। किस में कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति में। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आर्यावर्त के, समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराने की जो नीति थी, मौत के घाट उतारने की जो नीति थी, उसको प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? तो आप बताएंगे प्रस्पोद्रण कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रस्पोद्रण कहा गया है। किस में कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? प्रस्पोद्रण। कौन सी नीति को? कि समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराने की जो नीति थी, उसको प्रस्पोद्रण नाम दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। आगे बात समझ में। अब वे कौन कौन से 9 राजा थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया, इनके बारे में हम चर्चा। ये कौन से 9 राजा थे या 9 राज्यों के शासक थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया? तो कौन कौन से 9 थे वो राज्य? वो शासकों के नाम देख लीजिए, इनको अपन याद भी करेंगे। 9 शासक जो थे उनके नाम भी आप लोगों को याद होने चाहिए, उन राज्यों के भी नाम याद होने चाहिए और उनके शासकों के नाम भी याद होने चाहिए। तो प्रयास करते हैं कौन कौन से 9 शासक हैं। देखिए, एक तो 9 राज्य कौन कौन से थे? एक तो बुंदेलखंड, बुलंदशहर, मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजपूताना, मथुरा, बरेली, पद्मावती और असम और मध्य भारत। इन 9 राजाओं को, 9 राज्य के राजाओं को देखो। बुंदेलखंड का राजा कौन था? रुद्रसेन। बुलंदशहर का मंतिल,
बुंदेलखंड का राजा कौन था? रुद्रदेव था। बुलंदशहर का राज शासक कौन था? मंतिल था। मध्य देश का राजा कौन था? नागदत्त था। दक्षिणी राजपूताना का राजा कौन था? चंद्रवर्मन था। और मथुरा का कौन था? गणपति नाग था। बरेली का अच्युत और नागसेन, ये तो करता धरता थे ही कि अच्युत व नागसेन, इन्होंने तो इन राजाओं के साथ मिलकर के समुद्रगुप्त के खिलाफ क्या बनाया था? एक संघ बनाया था। तो बरेली के शासक अच्युत थे, पद्मावती के नागसेन थे, असम के बालवर्मन थे और मध्य भारत के नंदी नाग थे। इन शासकों ने मिलकर के समुद्रगुप्त के खिलाफ क्या किया? एक षड्यंत्र रचा उनको हराने के लिए, लेकिन सभी के सब मौत के घाट उतार दिए गए। तो आप ध्यान में रखेंगे कौन किसका शासक था? तो बुंदेलखंड के जगह आप रुद्रदेव था, तो बुंदेलखंड को आप क्या याद कर लेंगे? रुद्रखंड याद कर लेंगे। रुद्रखंड कहाँ का? रुद्रखंड का मतलब बुंदेलखंड का शासक था रुद्रदेव। बुलंद मंतिल याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का नागदत्त। देखिए, याद करने के लिए पहले इनके राज्यों के नाम देख लीजिए और राज्यों के नाम देखने के बाद उसके शासकों के नाम याद कर लीजिए। तो राज्यों के नाम के लिए मैंने एक टिप्स बनाया है, इसको आप बोल करके आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे कि बुंदेल बुलंद बरेली, मध्य मथुरा, दक्षिण राजपूताना की पद्मावती, असम में करे नखरा। कैसे बोलेंगे कि बुंदेल बुलंद बरेली, मध्य मथुरा। बोलना है कि बुंदेल बुलंद बरेली, मध्य मथुरा, दक्षिण राजपूताना की पद्मावती, असम में करे नखरा। ऐसे बुंदेल बुलंद बरेली, मध्य मथुरा, बुंदेल बुलंद बरेली, मध्य मथुरा, दक्षिण राजपूताना की पद्मावती, असम में करे नखरा। तो ये 9 जो राज्य हैं, 9 जो राज्य थे, उनके राजाओं ने किसके विरुद्ध? इन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। अब देखिए, राजाओं को अगर याद करें तो मध्य प्रदेश में नागदत्त है, 3-4 तो नाग है। मध्य देश में नागदत्त है, मथुरा में भी गणपति नाग है, ठीक है। पद्मावती नागसेन है और मध्य भारत में नंदी नाग है। कि जनरली क्या आ रहा है कि मध्य जो आ रहा है, मैं से आ रहा है, मध्य देश का कौन है? नागदत्त है। मध्य प्रदेश का नागदत्त है और फिर मथुरा का गणपति नाग है। मथुरा का कौन सा है? गणपति नाग है। और मध्य भारत का नंदी नाग है। गणपति नाग मथुरा का, मथुरा का गणपति नाग, मध्य प्रदेश का नागदत्त और मध्य भारत का नंदी नाग, ठीक है। और नागसेन पद्मावत का था ही, यह आप लोग ध्यान में रखेंगे। पद्मावती का नागसेन था, मध्य भारत का नंदी नाग। तो अच्युत आपको पहले से पता है, बस 2-3 नाम आपको याद करने हैं। बुंदेलखंड का रुद्रदेव और बुलंदशहर का मंतिल। राजपूताना, दक्षिणी राजपूताना का चंद्रवर्मन। ये ही नाम आपको याद करने हैं, बाकी के नाग ही नाग है। राज्यों के नाम कैसे याद हो जाएंगे? बुंदेल बुलंद बरेली, मध्य मथुरा, दक्षिण राजपूताना की पद्मावती, असम में करे नखरा। ऐसे आप इन राज्यों के नाम याद कर लेंगे जिनके सिर कत्ल कर दिए गए, जिनको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिए गए। ये 9 शासक हैं। कहाँ के हैं? बुंदेल बुलंद बरेली, मध्य मथुरा, दक्षिण राजपूताना की पद्मावती, असम में करे नखरा। तो ये 9 राज्य जो थे, उनके शासकों को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। अब कौन कौन से शासक कौन कौन से हैं, तो आपको पहले मैं बता देता हूँ कि नागसेन, अच्युत, ये तो 2 तो कहाँ गया? अच्युत तो बरेली का आ गया, नागसेन कहाँ का आ गया? पद्मावत का। 2 की तो क्लियर कहानी है। फिर आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा? बुंदेलखंड का कौन था? मैंने कहा था बुंदेलखंड को रुद्रखंड याद कर लो तो याद हो जाएगा। बुंदेलखंड, रुद्रखंड, रुद्रदेव। बुंदेलखंड का कौन था? रुद्रदेव था। फिर बुलंदशहर, बुलंद मन या बुलंद मेंटल याद कर सकते हैं। बुलंद मंतिल है ना। बुलंदशहर का कौन था? मंतिल था। फिर मध्य प्रदेश जो था, कोई नाग जो होता है ना, वह जनरली मध्य प्रदेश में, मध्य में ही खड़ा रहता है। वहाँ अब जो रास्ते से जा रहे हो तो वहाँ नाग मिल जाएगा, बीच में, रास्ते के बीच में ही नाग मिल गया। तो मध्य प्रदेश का नागदत्त, ठीक है, मध्य प्रदेश का था। और मध्य भारत का नंदी नाग। मध्य भारत में तो नंदी और नाग दोनों ही मिल जाते हैं। भारत के मध्य तो नंदी और नाग, नंदी नाग। और मध्य प्रदेश में क्या मिलता है? नागदंत, दांत निकाल करके नागदंत मिलता है। दक्षिणी राजपूताना का चंद्रवन में मिल जाएगा और मथुरा में गणपति नाग।
मथुरा है आखिर, वहाँ पे गणपति नाग मिलता है। देखो नागों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एक तो गणपति नाग, गणपति नाग कहाँ का शासक है? मथुरा का शासक है। गणपति नाग कहाँ का शासक हो रहा है? मथुरा का नाग हो रहा है। मध्य प्रदेश में नाग दांत दिखाते हुए मिलता है, इसलिए नागदंत याद करेंगे, नागदत्त, मध्य प्रदेश का नागदत्त। और मध्य देश का कौन था शासक? तो मध्य देश में क्या है, एक तो क्या मिलता है? नंदी, नंदी जो बेल है वह है नंदी और नाग, नंदी नाग मध्य देश में, भारत देश के मध्य में नंदी है और नाग है, नंदी नाग मध्य देश में मिलता है। नागसेन कहाँ का है? पद्मावत का है। तो 4 नागों के बारे में आपने स्टडी की है। एक तो नागदत्त कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का। एक नंदी नाग कहाँ का है? भारत देश का, मध्य देश का है ना, मध्य देश का, देश के मध्य में है नंदी और नाग। फिर मथुरा का कौन सा है? गणपति नाग। और नागसेन कहाँ का है? नागसेन है पद्मावत का। तो 4 तो नाग याद हो गए। फिर अच्युत हो गया बरेली का, अच्युत बरेली का 5 शासकों के नाम याद हो गए हैं। फिर बुंदेलखंड की जगह आप क्या बताना है? आपको रुद्रखंड बताना है। क्या बताना है? रुद्रखंड। बुंदेलखंड यानी कि रुद्रदेव जो था वो कहाँ का शासक था? बुंदेलखंड का। फिर बुलंद शहर का शासक कौन था? तो आप मेंटल याद रखें, बुलंद जो मेंटल होते हैं वो भी बुलंद होते हैं, मंतिल। बुलंद शहर का शासक कौन था? मंतिल था। इसको भी आप याद में रखेंगे, मेरे हिसाब से याद हो रहे होंगे, 1-2 बार और सुन लेना। बुलंद शहर का मंतिल था, बुलंद शहर का, और बुंदेलखंड का रुद्रखंड था। फिर दक्षिणी राजपूताना बचा। दक्षिण राजपूताना का शासक कौन था भाई? चंद्रवर्मन। दक्षिण राजपूताना चंद्रवर्मन, राजचंद्र, ठीक है, राजपूताना चंद्रवर्मन। दक्षिण राजपूताना का शासक कौन था? चंद्रवर्मन था। फिर बचता है असम। 2 वर्मन बचते हैं, एक तो चंद्रवर्मन और दूसरा बालवर्मन। बालवर्मन कहाँ का है? असम का। और चंद्रवर्मन कहाँ का है? दक्षिण राजपूताना का। तो ये शासक आप लोगों ने याद किए होंगे कि समुद्रगुप्त ने कौन से 9 शासकों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, तो ये 9 शासक आप लोग याद रखेंगे। बुलंद बरेली, मध्य मथुरा, दक्षिण राजपूताना की पद्मावत, असम में करे नखरा। तो असम का बालवर्मन था, दक्षिण राजपूताना का चंद्रवर्मन था। नाग मैंने आपको 4 नाग याद करवा दिए हैं। दोबारा बता देता हूं कि मध्य प्रदेश आए तो नाग दांत दिखाएगा, नागदत्त। ठीक है, मध्य देश आए तो उसमें मध्य देश जो भारत देश है उसमें एक तो क्या रहता है कि वो नंदी रहता है और नाग, नंदी नाग, मध्य देश का नंदी नाग हो गया। फिर अपन बात करेंगे पद्मावत का, नागसेन। पद्मावत का क्या है? नागसेन। और जब मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा का कौन सा शासक था उस समय? मथुरा का शासक था गणपति नाग। तो ये 4 तो नाग आप लोगों को याद हो गएंगे। 4 नाग के बाद मैंने बताया था बुंदेलखंड का क्या है? रुद्रखंड। बुंदेलखंड का शासक कौन है? रुद्रखंड है। फिर मैंने बताया बुंदेलखंड के बाद वापस से बुलंद शहर का कौन? बुलंद मंतिल बता दिया। फिर क्या बचे? असम और दक्षिण राजपूताना बचे। तो असम और दक्षिणी राजपूताना में अपन क्या करेंगे कि दोनों में वर्मन है। तो दक्षिणी राजपूताना में चंद्रवर्मन है और असम में बालवर्मन है। तो आप ध्यान में रखेंगे ये सारे शासक जो थे वो समुद्रगुप्त ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, अब आर्यावर्त पर विजय के पश्चात आर्यावर्त पर 2 आक्रमण हो गए हैं, एक प्रथम आक्रमण, दूसरा द्वितीय आक्रमण। प्रथम आक्रमण के समय उसने पाटलिपुत्र पर विजय हासिल की और अच्युत व नागदंत को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। और क्या खास बात है कि प्रथम आक्रमण के बारे में डॉक्टर राजबली पांडे ये कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? वो ये कहते हैं कि पाटलिपुत्र की विजय गुप्त इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। ठीक है, दूसरे आक्रमण में जब अच्युत व नागसेन ने 7 राजाओं के साथ मिलकर के 9 राजाओं को संग बना लिया, किसको हराने के लिए? समुद्रगुप्त को हराने के लिए। तो समुद्रगुप्त ने जैसे ही दक्षिणापथ विजय से वापस लौटते ही तुरंत आर्यावर्त पर दूसरा आक्रमण कर दिया और 9 के 9 राजो शासक थे उनको मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, इस नीति को प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? प्रस्पोधरण कहा गया है, प्रस्पोधरण कहा गया है, याद रखेंगे। कौन कौन से 9 राजा थे वो मैंने आप लोगों को याद करवा दिए हैं। तो अब अपन चलते हैं आर्यावर्त विजय के पश्चात क्या आठविक राज्यों पर विजय के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तीसरी जो विजय है इनकी अपन चर्चा करेंगे, समुद्रगुप्त की आठविक राज्यों पर विजय। आठविक राज्यों पर विजय
क्या बात है, देखिए बहुत। आठवीं राज्य कहाँ से? आधुनिक गाजीपुर, आधुनिक, ध्यान से देखेंगे, आधुनिक गाजीपुर से जबलपुर के बीच ये प्रदेश फैले हुए थे। कौन से? आठवीं राज्य कहलाते थे। गाजीपुर से जब, आधुनिक जो गाजीपुर व जबलपुर जो है ना, उनके बीच ये आठवीं राज्य फैले हुए थे। और इन राज्यों में क्या? जंगली जातियां निवास करती थी और जो शांति व्यवस्था भंग करती थी। ठीक है, जो शांति व्यवस्था भंग करती थी। तो आर्यावर्त या उत्तरापर्त पर विजय प्राप्त करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने किनके ऊपर? आठवीं राज्यों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, और आठवीं राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद कि इनका, समुद्रगुप्त का दक्षिण के लिए, दक्षिण पर विजय करना आसान हो गया। दक्षिण पर विजय, देखिए आर्यावर्त पर विजय किया, आर्यावर्त पर प्रथम आक्रमण किया, उसके बाद उन्होंने आठवीं राज्यों पर आक्रमण कर दिया। और आठवीं राज्यों पर विजय के पश्चात दक्षिण पर समुद्र, दक्षिण पथ पर विजय करने का एक मार्ग इनके लिए खुल गया था। किसके लिए? समुद्रगुप्त के लिए। तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि दक्षिणापथ या दक्षिणी भारत पर आक्रमण करने का मार्ग समुद्रगुप्त का किस विजय के बाद में खुला? तो ये क्या कहेंगे? आठवीं विजय के बाद में खुला। तो ठीक है, आठवीं के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हराया। इसने 12 शासकों को इन्होंने हराया। तो 12 शासक कौन कौन से थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया? दक्षिणा पथ पर आक्रमण किया, आठवीं राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने दक्षिणापथ या दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। और दक्षिण भारत पर आक्रमण में इसने लगभग 12 राजाओं पर विजय प्राप्त की। पहला कौशल राज्य, तो कौन कौन से थे? कौशल, महाकांतार, कोराल, पिष्टपुर, कोटूर, एरंडपाल, कांची, अवभुक्त या अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कुरस्थपुर। ये 12 राजा जो थे उनको किसने हराया? भाई समुद्रगुप्त ने हराया। कौन कौन से? कौशल, महाकांतार, कोराल, पिष्टपुर, कोटर, एरंडपाल, ठीक है, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक और देवराष्ट्र और कुरस्थपुर। तो कौशल का राजा था महेंद्र, कौशल के राजा महेंद्र को हराया। महाकांतार के राजा व्याघ्र राज को हराया, कोराल के राजा मंतराज को हराया, पिष्टपुर के राजा महेंद्रगिरी को हराया, कोटूर के राजा स्वामी दत्त को हराया, एरंडपल के राजा दमन को हराया, कांची के राजा विष्णुगोप को हराया। कांची के राजा विष्णुगोप को हराया। इसको थोड़ा सा फोक्सी रखना। कांची का शासक कौन था? विष्णुगोप। कहाँ के शासक थे? समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, चर्चा करेंगे। अवमुक्त का शासक या अवभुक्त का शासक कौन था? नीलराज था। वेंगी का हस्तिवर्मन था। हस्तिवर्मन कहाँ का शासक था? वेंगी का शासक था हस्तिवर्मन वेंगी। पालक जो है वह पालक का शासक था उग्रसेन। उग्रसेन कहाँ का शासक था? पालक। उग्रसेन पालक की सब्जी खाता है, याद कर लेना। कुबेर कौन खाता है? देवराष्ट्र में कुबेर खाते हैं। देवराष्ट्र का शासक कौन था? कुबेर। कुबेर कहाँ का शासक था? देवराष्ट्र का शासक था। और कुरस्थपुर का शासक था धनंजय। कुरस्थपुर का शासक था धनंजय था। कुबेर, धनंजय, उग्रसेन, हस्तिवर्मन, नीलराज, विष्णुगोप, दमन, स्वामी दत्त, कोटर स्वामी दत्त, महेंद्रगिरी, पिष्टपुर, महेंद्र, कौशल, महाकंतार, व्याघ्रराज, कोराल, मंतराज। तो ये 12 शासक जो थे इनको समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, इन 12 शासकों को आप ध्यान में रखेंगे। पहले तो आप राज्य ध्यान में रखेंगे। देख कई तो कैसे स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे याद करेंगे। कौशल, कोराल, कौशल, कोराल, कोटार, कोटर, कौशल, कोराल, कोटर, कांची, कांची। ठीक है, कैसे? कौशल, कोराल, कोटर, कांची, कुरस्थपुर और महाकांतार। इसमें भी कहा रहा है महाकांतार। ये कई नाम तो कैसे स्टार्ट है? कौशल है, कोराल है, कोटर है, कांची है। याद रखना जरूरी है। कैसे भी करो इनको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इनको याद करेंगे तभी अपने दिमाग से ये लिखे जाएंगे। कि आप लोगों से पूछ ले कि उन राजाओं के नाम लिखिए जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था। उन कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो था वह उन राजाओं में शामिल नहीं है जिनको समुद्रगुप्त ने नहीं हराया था या हराया था। ठीक है, तो और दूसरी बात, इन्हें राज्यों के नाम दे देंगे, उसके सामने शासक दे देते हैं, उनकी तुलनात्मक
आप लोगों से तुलना करवा के सही आंसर आप लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो दक्षिणापथ के ये 12 राजा थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया। इनके बारे में क्या कह रहे हैं कि इन 12 राजाओं को हराने की जो नीति है उस नीति को भी नाम दिया गया है। तो यहां से भी प्रश्न बनता है। समुद्रगुप्त ने जब इन 12 राजाओं को हराया ना, तो इन राजाओं को हराने की जो नीति है उसको धम्म विजय कहा गया है। धम्म विजय, ये धम्म विजय किसने कहा है? राय चौधरी ने। राय चौधरी ने इन 12 राजाओं को हराने की जो नीति है उसको धम्म विजय कहा। धम्म विजय किसने कहा? धम्म विजय, देखो नाम दिया गया है धम्म विजय। धम्म विजय किसने कहा है? तो आप लोग बताएंगे राय चौधरी। राय चौधरी ने समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणी भारत के 12 राजाओं को हराने की नीति है उसको क्या नाम दिया है? तो आप बताएंगे धम्म विजय नाम दिया है। क्या नाम दिया है भाई? धम्म विजय नाम दिया है। और प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, इन 12 राजाओं को हराने की जो नीति है उसको ग्रहण मोक्षानुग्रह नाम दिया गया है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। ध्यान में रखना, प्रयाग प्रशस्ति में इस नीति को क्या कहा गया है? ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है। एक और खास इंपॉर्टेंट बात है कि यह बात अपने को कहां से मालूम पड़ती है? दक्षिणापथ पर के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया। दक्षिणी भारत के या दक्षिणापथ के 12 शासकों को किसने युद्ध में पराजित किया? समुद्रगुप्त ने पराजित किया। यह बात अपने को कहां से मालूम पड़ती है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, इलाहाबाद प्रशस्ति की 19वीं 20वीं पंक्ति, ध्यान में रखना, इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति की कौन सी पंक्ति? 19वीं व 20वीं पंक्ति जो है उस पंक्ति में यह स्पष्ट होता है, यह लिखा गया है, यह लिखा हुआ है क्या कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को युद्ध में हराया और युद्ध में हराने के बाद उनको वापस वो अपने राज्य लौटा दिए। उनसे कुछ दान दक्ष क्या लेकर के उनसे संधि तो क्या करेंगे, उनको हरा ही दिया, तो उनसे कुछ जिसको भेंट लेकर के उनको वापस अपना साम्राज्य लौटा दिया। इससे उसकी कूटनीति भी इसमें शामिल थी। क्या कि उनको पता था कि हम उत्तर भारत में रह रहे हैं, उत्तर भारत में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र है और उत्तरी भारत में रहते हुए इन दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उनके ऊपर शांति व्यवस्था बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उन्होंने उन राजाओं को माफ़ कर दिया और वापस से उनको अपने राज्य लौटा दिए और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसकी समुद्रगुप्त के अधीन ही रहेंगे, लेकिन उनको वापस राज्य लौटा दिए गए। लेकिन ये तो अपने को मालूम पड़ता है इलाहाबाद प्रशस्ति से। इलाहाबाद प्रशस्ति जो था उसकी 19वीं 20वीं पंक्ति जो है उनमें। लेकिन एक इतिहासकार और है डुबेरियोल। डुबेरियोल ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त जब दक्षिणापथ पर आक्रमण करने गए या दक्षिण भारत पर आक्रमण करने गए तो वहाँ के शासकों ने 12 शासकों ने विष्णुगोप, मैंने कहा था ना विष्णुगोप कहाँ का शासक था? कांची के शासक जो थे विष्णुगोप के नेतृत्व में ये 11 अन्य राजा जो थे समुद्रगुप्त के विरुद्ध लड़े और समुद्रगुप्त विष्णुगोप के नेतृत्व में इनका प्रतिरोध हुआ और उसी प्रतिरोध में समुद्रगुप्त परास्त हुआ। समुद्रगुप्त पराजित हुआ और वह परास्त होकर के वापस लौट गया। एकमात्र इतिहासकार कौन से ये कहने वाले? भाई ज़्यादातर इतिहासकार क्या कहते हैं कि समुद्रगुप्त 100 युद्धों के विजेता थे, वो कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। नेपोलियन तो वाटरलू की लड़ाई में हार गया था, लेकिन समुद्रगुप्त कभी भी युद्ध नहीं हारा था। लेकिन एक और इतिहासकार क्या है? डुबेरियोल, ध्यान में रखेंगे, डुबेरियोल ये जो शासक थे, ये शासक क्या इतिहासकार थे, इन्होंने क्या कहा कि दक्षिणापथ पर जब आक्रमण करने के लिए समुद्रगुप्त जाता है तो वहाँ पर उनको बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है 12 राजाओं के साथ। और ये 12 राजा जो थे वे कांची के जो शासक थे विष्णुगोप के नेतृत्व में प्रतिरोध कर रहे थे समुद्रगुप्त का, और उन्होंने इन 12 राजाओं ने समुद्रगुप्त को परास्त किया और समुद्रगुप्त पराजित होकर के वापस लौट गया था।
ये कौन कह रहा है? डुबेरियल कह रहा है। कौन कह रहा है? डुबेरियल कह रहा है। जबकि इलाहाबाद प्रशस्ति की 19वीं व 20वीं पंक्ति ये कह रही है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया। तो ये दक्षिणापथ पर विजय थी। अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? कि इनके जो तटीय प्रदेश थे, सीमांत प्रदेशों पर विजय के बारे में। किसके ऊपर? सीमांत प्रदेशों पर विजय। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त की सीमांत प्रदेशों पर विजय, और फिर अंतिम रहेगी अपनी किसके ऊपर विजय? विदेशी राजाओं के साथ संबंध पर लास्ट इसकी विजय आ रही है अपनी कौन सी? सीमांत प्रदेशों पर विजय, नंबर 4। सीमांत 5 नंबर हो गया, सीमांत प्रदेशों पर विजय। भाई पहले आर्यावर्त पर आक्रमण, आर्यावर्त पर प्रथम आक्रमण, आर्यावर्त पर द्वितीय आक्रमण, फिर आठविक राज्य पर विजय, फिर दक्षिणापथ पर विजय, और नंबर 5 पे किसका आ रहा है? सीमांत प्रदेशों पर विजय। तो देखिए सीमांत प्रदेश कौन कौन से थे? आपको अपन सीमांत प्रदेश हैं, कोई भी शासक, मैंने कहा था कि आर्यावर्त जो था वह पूर्वी सीमांत प्रदेश और पश्चिमी सीमांत प्रदेश, ठीक है। इन प्रदेशों पर भी कि भाई इतने सारी विजय समुद्रगुप्त ने कर ली हैं, तो बेचारे जो सीमांत शासक जो थे उन्होंने वो डर के मारे अपने आप को वहाँ पर उसका आत्मसमर्पण करने वाली बात है, और उनके साथ उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। तो पूर्वी सीमांत प्रदेश अपन बात करेंगे, पूर्वी सीमांत प्रदेशों की और पश्चिमी सीमांत प्रदेशों की। पहले लेते हैं पूर्वी सीमांत प्रदेश, पूर्वी सीमांत प्रदेश और फिर पश्चिमी सीमांत प्रदेश। पूर्वी सीमांत प्रदेशों के बारे में बात करेंगे और पश्चिमी सीमांत प्रदेशों के बारे में अपन बात करेंगे कि समुद्रगुप्त जो था उन्होंने सीमांत प्रदेशों के जो शासक थे उन्होंने इतनी विजय दे करके उनके साथ क्या कर ली भाई? संधि कर ली या उनकी अधीनता स्वीकार। पूर्वी सीमांत प्रदेश और पश्चिमी सीमांत प्रदेश। पूर्वी सीमांत प्रदेश के बारे में क्या है कि इन पर भी समुद्रगुप्त ने विजय हासिल की। तो इलाहाबाद प्रशस्ति क्या कहती है कि इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने 5 पूर्वी राज्यों को विजित किया व 9 पश्चिमी गणराज्यों पर विजय हासिल की। यानी कि उसने जीता तो नहीं, लेकिन जो समुद्रगुप्त था उनकी विजय को देख करके पूर्वी सीमांत प्रदेश और पश्चिमी सीमांत प्रदेशों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो पूर्वी सीमांत प्रदेश कौन कौन से थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की? आप ध्यान में रखेंगे, नंबर 1 समतट, नंबर 2 कामरूप, नंबर 3 देवाक, नंबर 4 नेपाल और नंबर 5 कर्तपुर। तो समतट कौन सा क्षेत्र कहलाता था? तो आप ध्यान में रखें कि समतट किसे कहते थे उस समय? दक्षिणी पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता था? समतट कहलाता था। कामरूप कौन सा क्षेत्र कहलाता था? उत्तरी आसाम का जो क्षेत्र है वह कामरूप राज्य कहलाता था। और देवाक राज्य कहाँ स्थित था? ढाका के समीप देवाक राज्य स्थित था। नेपाल, आधुनिक नेपाल ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। तो कर्तपुर कौन सा क्षेत्र था? कुमायूं, गढ़वाल व रुहेलखंड का जो भाग है वह संभवतः क्या कहलाता था? कर्तपुर कहलाता था। उसमें ये शामिल थे। कर्तपुर राज्य में क्या क्या शामिल थे? जो वर्तमान रुहेलखंड व गढ़वाल, कुमाऊं, गढ़वाल व रुहेलखंड का जो क्षेत्र है वह किसके अंतर्गत था? कर्तपुर के अधीन था। तो कौन से 5 पूर्वी राज्य थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की? तो समतट, कामरूप, देवाक, नेपाल और कर्तपुर, ठीक है। और पश्चिमी सीमांत प्रदेश कौन कौन से थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की? तो वो थे मालव प्रदेश कौन सा कहलाता था? राजपूताना का जो प्रदेश था वह मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। योद्धेय कौन सा कहलाता था? पूर्वी पंजाब का जो क्षेत्र है वह योद्धेय प्रदेश कहलाता था। अर्जुनाइन कौन सा प्रदेश कहलाता था? जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वह अर्जुनाइन प्रदेश कहलाता था। मुद्रक क्षेत्र कौन सा कहलाता था? झेलम व रावी नदी के बीच का क्षेत्र। झेलम व रावी नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? मुद्रक कहलाता था। आभीर कौन सा क्षेत्र कहलाता था? पंजाब व पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आभीर कहलाता था। और प्रार्जुन, अर्जुन तो कौन सा क्षेत्र? अर्जुनाइन तो जयपुर, अलवर व भरतपुर। और प्रार्जुन मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वह प्रार्जुन कहलाता था। और सनकानिक, पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था वह सनकानिक कहलाता था। पूर्वी बंगाल सनकानिक। काक क्षेत्र जो था वह सांची के स्तूप का क्षेत्र, सांची के समीप का क्षेत्र, सांची का जो स्तूप है उसके आसपास का क्षेत्र
काक के नाम से प्रसिद्ध था। और नौवां जो क्षेत्र था, नौवां जो राज्य था पूर्वी सीमांत प्रदेश, वह खरपरिक जो राज्य था, वह मध्य देश का जो राज्य वह खरपरिक कहलाता था। तो इन पश्चिमी सीमांत प्रदेशों ने और पूर्वी सीमांत प्रदेशों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने लगभग 100 युद्धों के बाद भी अजय रहा और संपूर्ण भारत का राजनीतिक एकीकरण किया। एक महान शासक जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये क्लास थी समुद्रगुप्त के बारे में। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।